गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने हमारे इस अध्याय में चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे उनके बारे में, मतदाता सूची के बारे में अध्ययन किया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उम्मीदवारों का नामांकन। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसका सबसे पहला काम है मतदाता सूची को क्या करना, तैयार करना। मतदाता सूची को तैयार करने के बाद चुनाव आयोग निर्वाचन करने के लिए, चुनाव करवाने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या करता है निर्वाचन आयोग, उम्मीदवारों को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उनका क्या करवाता है, नामांकन जारी करता है। दूसरा जो काम हो जाता है वो क्या होता है, नामांकन जारी करना। यानी कि जब निर्वाचन आयोग डेट डिसाइड कर देता है कि इस डेट को आम चुनाव होना है, इस डेट को उपचुनाव होना है, तो उसके बाद में जो निर्वाचन आयोग है सबसे पहले तो क्या करता है, वोटर लिस्ट जारी कर देता है संशोधित हर क्षेत्र की, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है उसका नाम मतदाता सूची से बाहर ना रहे। उसके बाद में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है, जो व्यक्ति, नामांकन किसे कहते हैं, उम्मीदवारों का, जो व्यक्ति निर्धारित आयु, जो उस पद के लिए, जो उस पद के चुनाव के लिए जारी होती है, पूरी करता हो और चुनाव में हिस्सा लेना चाहता हो, उस व्यक्ति को अपना एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म को क्या कहते हैं, नामांकन कहते हैं। सबसे पहली ये नीड है, क्योंकि अगर उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं करेगा तो फिर मतदाता कैसे उसका चुनाव कर पाएगा। तो सबसे पहले लोगों को लोकतांत्रिक जो चुनाव है उसके अंदर क्या चाहिए, उम्मीदवारों के चयन का विकल्प चाहिए। और वो तभी होगा जब उम्मीदवार क्या लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। तो हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो ऐसा करती है कि जो कोई भी व्यक्ति मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है, लेकिन वो कब होगा, फर्क ये है कि जो मतदाता होने की उम्र है वो तो कितनी है, 18 वर्ष, और उम्मीदवार होने की उम्र जो है वो अलग अलग है। सरपंच के लिए 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, अलग अलग है। तो न्यूनतम जो आयु है उम्मीदवार बनने की वो लोकसभा के सदस्य की होती है, वो क्या है, 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। इसके साथ साथ में उसका क्षेत्र, भारत की जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई मतदाता सूची है उसमें भी उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। और उसे जो है न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा अपराधी घोषित ना किया गया हो, न्यायालय के द्वारा उसे चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ये रीजंस हैं दो। अगर उस व्यक्ति को न्यायालय ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है, न्यायालय ने क्या कर दिया है, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जो चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर क्या लड़ता है, चुनाव लड़ता है। और जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी का, जिस व्यक्ति को किसी पार्टी के चिन्ह पर
चुनाव लड़ने का समर्थन मिलता है तो उसे टिकट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टिकट। यानी कई बार आपने देखा होगा कि फलां व्यक्ति की लोकसभा की टिकट कट गई, फलां व्यक्ति की विधानसभा की टिकट कट गई। टिकट कटने का मतलब है उस राजनीतिक दल ने उस व्यक्ति को चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी नहीं दी, अपनी पार्टी से उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं दी, अनुमति नहीं दी। तो कई बार आपने सुना होगा निर्दलीय, कि यह व्यक्ति क्या लड़ रहा है? निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। यानी कि बिना दल के। निर्दलीय का मतलब बिना दल के। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इच्छा होती लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी चुनाव चिन्ह पर उसे चुनाव लड़ने की क्या नहीं देती, अनुमति नहीं देती, तो वो व्यक्ति क्या करता है? निष्पक्ष जो है चुनाव लड़ने के लिए, सीधा जो है चुनाव लड़ने के लिए क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। उसे आजाद उम्मीदवार भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? आजाद उम्मीदवार। और वो भी अपना नामांकन भर सकता है, बिना किसी दल की सपोर्ट के भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। उसे क्या बोला जाता है? निर्दलीय। क्या बोला जाता है? निर्दलीय। तो चुनाव लड़ने का जो इच्छुक होता है व्यक्ति, उसे हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र क्या होता है? भरना पड़ता है। और उसके साथ में एक राशि जमा करवाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जमानत राशि। यानी कि नामांकन भरने के समय उम्मीदवार से निर्धारित राशि जमा करवाई जाती है। निर्धारित राशि जमा करवाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जमानत राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जमानत राशि कहते हैं। उसके अलावा उम्मीदवारी पेश करने वाले हर व्यक्ति को कुछ निजी ब्यौरा भी देना पड़ता है, कुछ विवरण उन्हें देने पड़ते हैं। जैसे उसे शपथ पत्र देना पड़ता है कि उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है, या कोई आपराधिक मामला चल रहा है लेकिन अभी उसका निर्णय नहीं आया है। उम्मीदवार को अपनी और अपने परिवार के सदस्य की जो संपत्ति होती है उसका ब्यौरा देना होता है। उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना होता है। अपनी मोटर गाड़ियों के बारे में उसे जो है बताना होता है। इन सूचनाओं को जो है सार्वजनिक किया जाना है। इससे मतदाताओं को क्या होता है? उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में जो सूचना दी जाती है उसके आधार पर क्या कर सकता है? वो फैसला ले सकता है। क्या कर सकता है? वो फैसला ले सकता है। इन्हीं घोषणा पत्रों से तो क्या होता है? पता लगता है। उसके बाद में जब ये नामांकन कंप्लीट हो जाता है तो वो समय आ जाता है जब उम्मीदवार अपने पक्ष में लोगों को जोड़ने के लिए क्या करता है? चुनाव अभियान चलाता है। क्या चलाता है? चुनाव अभियान। यानी कि हम यह कहेंगे, जब उम्मीदवार का नामांकन सही पाया जाता है तो उसे चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। उसी के आधार पर वो अपना चुनाव लड़ता है तथा जनता को अपनी ओर प्रेरित करने के लिए चुनाव अभियान चलाता है। उस अभियान को हम क्या कहते हैं? चुनाव अभियान। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो चुनाव अभियान है उसमें क्या करेगा। जो जिस राजनीतिक दल के चिन्ह पर वो चुनाव लड़ रहा है उन चुनाव चिन्हों को लेकर के पोस्टर बनवाएगा। क्या बनाएगा? पोस्टर, बैनर, लोगों में चुनाव सामग्री जो है बांटी जाएगी। कैप, टोपी जिसे हम कहते हैं, टोपियां बनवाएगा, जुलूस निकालेगा, चुनावी रैली करेगा। ये सारे चुनाव अभियान के महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। बड़ी बड़ी रैलियां करेगा, भाषण देगा, और राजनीतिक पार्टियां जो है भाषणों के अंदर जो है अपने समर्थन को क्या करेगी? सक्रिय करेगी। अखबार में क्या आएगी? न्यूज, टीवी पर न्यूज, एड दी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट जिसे हम कहते हैं।
तो जो चुनाव अभियान के दौरान जो राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं, फिर लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर। जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको उन चुनाव अभियानों में क्या किया जाता है, उठाया जाता है। तो कुछ एक स्पेशल नारे लगाए जाते हैं, जैसे कि इस बार का नारा था, पिछली बार क्या नारा था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार क्या था? अब की बार 300 पार। अब की बार 300 पार। तो ऐसे नारे दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत से नारे रहे हैं। जो 1971 के अंदर एक इंदिरा गांधी ने दिया था नारा, गरीबी हटाओ। क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। इसके अलावा 1977 के अंदर देश में लोकतंत्र बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ। ऐसे ही वामपंथियों ने दिया था पश्चिमी बंगाल में, जमीन जोतने वालों को। तो इन अभियानों के दौरान कुछ एक नारे ऐसे होते हैं जो बड़े ही क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, और हमेशा लोग उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, और उनको आजादी होती है। केवल देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के ऊपर नुकसान नहीं होना चाहिए। देश के अंदर सांप्रदायिक जो है झगड़े नहीं होने चाहिए। जातिगत आधार पर जो है किसी को बांटा ना जाए। तो यानी कि कुछ एक ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो चुनाव प्रचार के दौरान क्या की जाती है, रोकी जाती है। उम्मीदवार उनका उपयोग नहीं कर सकता। वो कौन कौन सी है? पहली बात है, मतदाता को खरीद नहीं सकता। मतदाता को क्या नहीं कर सकता? खरीद नहीं सकता। उसके वोट को नहीं खरीद सकता, उसको घूस नहीं खरीद सकता। दूसरी बात है, मतदाता को क्या नहीं दे सकता? धमकी नहीं दे सकता। तीसरी बात क्या है? जाति व धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। जाति व धर्म के आधार पर क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं मांग सकता। इसके अलावा जो चौथी महत्वपूर्ण बात है, निर्वाचन जो खर्च होता है उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। निर्वाचन खर्च से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। वो क्या होता है, जैसे कि जो लोकसभा है उसके अंदर व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए कितने लाख रुपए खर्च कर सकता है? 25 लाख। और विधानसभा के लिए कितने कर सकता है? 10 लाख खर्च कर सकता है। समय समय पर इसकी जो सीमा होती है वो क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। और अगर इस तरीके की कोई भी समस्या है और वो सही पाई जाती है, वो घूस देता हुआ मिल जाता है, जाति के आधार पर वोट मांगना शुरू कर देता है, तो निर्वाचन आयोग उसके चुनाव को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। इसके बाद में एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट शब्द आता है, आचार संहिता। क्या आता है? आचार संहिता। इसका मतलब क्या होता है? चुनाव की घोषणा के दिन से चुनाव होने तक सरकार कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या घोषणा नहीं कर सकती। इस पीरियड को क्या बोला जाता है? चुनाव आचार संहिता। यानी कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन से लेकर और जिस दिन तक क्या नहीं होता है, चुनाव नहीं हो जाता है, संपन्न नहीं हो जाता है चुनाव पूरा, तब तक जो है इस दौरान के पीरियड को क्या बोला जाता है? आचार संहिता। इसका मतलब क्या था? इस दौरान सरकार कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले सकती है, कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा नहीं कर सकती, क्योंकि इससे जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं होता। क्योंकि इस टाइम में अगर कोई भी ऐसी घोषणा कर दी जाती है जिसका किसी एक बड़े वर्ग से संबंध हो, तो वो लोग उसी सरकार को वोट दे देते हैं, और इससे क्या होगा? चुनाव प्रभावित हो जाता है। तो इसमें इसने बताया है कि इस आचार संहिता के दौरान क्या क्या काम नहीं कर सकते। पहला काम क्या है? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकता। और चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद कोई मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले बयान नहीं दे सकते।
उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है मतदान और मतगणना। यानी कि जो निर्धारित दिन दिया होता है, अंतिम जो चरण होता है वो है ये चुनाव जो होता है उसका अंतिम चरण कौन सा होता है? आखिरी चरण होता है मतदान और मतगणना। तो जिस दिन मतदान होना होता है उसको क्या बोला जाता है? मतदान का दिन, निर्वाचन दिन। और उस दिन क्या होता है? जनता जो होती है अपने निर्धारित जो है मतदाता क्षेत्र के लोग अपने निर्धारित जो है निर्वाचन स्थल पर जाकर के जहां अपना उसका वोटिंग बूथ होता है उसको क्या बोला जाता है? मतदान केंद्र। मतदान केंद्र किसे बोला जाता है? हर निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए जो केंद्र निर्वाचन आयोग बनाता है, यानी कि मतदाता केंद्र कहा जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का नाम है उस इलाके के अंदर उस व्यक्ति को वोट डालने के लिए एक निर्धारित स्थान दिया जाता है। वो निर्धारित स्थान क्या कहलाता है? मतदान केंद्र। ये कहाँ होता है? किसी स्कूल में हो सकता है, किसी चौपाल में हो सकता है, किसी धर्मशाला में हो सकता है, अस्पताल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और निर्धारित दिन व्यक्ति वहां पर जाकर के अपना मतदान करता है। किसके द्वारा? चुनाव अधिकारी। उस बूथ के अंदर चुनाव करवाने के लिए मतदाता केंद्र के अंदर, मतदाता केंद्र में मतदान करवाने के लिए, मतदान करवाने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसको क्या बोला जाता है? चुनाव अधिकारी बोला जाता है। और वो चुनाव अधिकारी आने वाले मतदाता का नाम सबसे पहले क्या करता है? उस वोटर लिस्ट में देखता है, अगर है तो उसके ऊपर टिक मार्क करता है और उसकी उंगली के ऊपर क्या लगा देता है? शाही लगा देता है और उसे एक वोटर स्लिप दे देता है। उस वोटर स्लिप के अधिकार से वो वहां पर वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। और प्रत्येक उम्मीदवार का एक एजेंट भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एजेंट, जो उस मतदान केंद्र के अंदर बैठा होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि गलत व्यक्ति तो कोई वोट डाल करके नहीं जा रहा है। और मतदाता जो होता है वो मतपत्र के ऊपर या बैलेट यूनिट जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, उसके ऊपर छपे हुए नाम होते हैं, उम्मीदवार का नाम होता है एक साइड में। जैसे कि ये बैलेट यूनिट होती है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये सेक्शन होता है, इसके अंदर तो क्या होता है? चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? चिन्ह, चुनाव का। और ये जो सेक्शन है इसके अंदर क्या होता है? उम्मीदवार का नाम। तो जिस भी उम्मीदवार को जो चुनाव चिन्ह बिना होता है उसके आगे उसका नाम होता है। तो जो मतदान करने वाला व्यक्ति होता है वो उस व्यक्ति का नाम और उसका चिन्ह देख करके उसके आगे वाला बटन क्या कर देता है? प्रेस कर देता है और उस व्यक्ति को वो अपना वोट दे देता है। क्योंकि आजकल जो है वो बैलेट यूनिट, यानी कि जो हमारे पास मतदान पत्र आते थे उससे मतदान नहीं होता, अब किससे होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होता है। और शाम तक जो है ये प्रक्रिया जो है क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है और सभी व्यक्तियों के वोट किस में चले जाते हैं? वोटिंग मशीन में चले जाते हैं। और जब वोटिंग मशीन के अंदर जब ये निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उस वोटिंग मशीन को क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सील करके। और कहां जमा करवा दिया जाता है? जो मशीनें रखने का जो स्थान होता है जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोंग रूम। क्या बोला जाता है? स्ट्रोंग रूम। स्ट्रोंग रूम किसे बोला जाता है? चुनाव होने के बाद, चुनाव होने के बाद चुनाव की मशीनों को जिस रूम में मतगणना होने से पहले रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रोंग रूम बोला जाता है। और उसके बाद निर्धारित तिथि को जो है स्ट्रोंग रूम से मशीनें जो है कहां पर आ जाती हैं? गणना केंद्र पर आ जाती है। कहां जाएगी? गणना केंद्र पर। और वहां पर गणना शुरू हो जाती है और जो भी उम्मीदवार वहां वोट हासिल कर लेता है सबसे ज्यादा, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। और ये सारी की सारी खबरें टीवी चैनलों पर, रेडियो और अखबारों में क्या कर दी जाती है? प्रचारित कर दी जाती है। और सबको जो है परिणाम के बारे में क्या हो जाती है? जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है भारत में चुनाव जो है वो क्यों लोकतांत्रिक है।
कि जो भारतीय चुनाव है हम उनको जो है क्यों लोकतांत्रिक मानते हैं, क्या कारण है, या फिर क्या भारत के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं क्या रियल में ही वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा हमारी आगे की कक्षा में करेंगे। थैंक यू।